नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद। चलिए हम लोग इतिहास का अगला पार्ट क्लास 9 फ्रांसीसी क्रांति उसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसका पार्ट 3 आप पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। चलिए तो बहुत देर ना करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने पृष्ठभूमि के बारे में बताया था कि देखिए किसी भी क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे बनती है, और फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे बनी थी, है ना। हम बताते आ रहे हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। एक दिन इसका लाइव भी कर देंगे, जिससे पीछे वाला वीडियो पड़ा है आप उससे जाके देखिए, है ना। तो कहने का मतलब यही था कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था। और कर का सारा बोझ जो है ना, ध्यान रखिएगा, कर का सारा बोझ एक स्टेट के ऊपर था, और वो था तृतीय स्टेट। जो कारीगर थे, किसान थे, उन लोगों को के ऊपर कर का सारा बोझ डाल दिया गया। अब वहां पे हालात क्या थी कि फ्रांस की जनसंख्या जो है वो दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। बताया गया है कि 1715 में, ध्यान से कड़ी को जोड़ते जाइएगा, 1715 में जो था वो फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ था। ये कब की बात हो रही है? 1715 में। अब देखिएगा इसको ले जाके हम कैसे कनेक्ट करेंगे फ्रांसीसी क्रांति से, है ना। और 1789 आते आते 1789 तक पहुंचते पहुंचते ये जनसंख्या 2.8 करोड़, है ना। लगभग मान के चलिए कि 3 करोड़ के लगभग हो गई। जो कि उस समय क्या हुआ, इसको काफी तेज जनसंख्या में वृद्धि मानी गई, है ना। काफी तेजी से उस दौरान फ्रांस में जनसंख्या बढ़ी। अब निश्चित है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि संसाधन अगर नहीं बढ़ेंगे और जनसंख्या बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा। निश्चित है, जनसंख्या अगर अधिक होगी तो उस परिस्थिति में उसका रिजल्ट क्या होगा कि वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि वस्तुओं की जब डिमांड बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां जो खाद्य पदार्थ होंगे उसके दामों में वृद्धि होनी है ना। हम लोग ये जानते हैं, आप अपने आसपास ही देखते होंगे कि कोई भी चीज जिसका डिमांड बढ़ जाएगा उसका दाम बढ़ जाएगा, और उसका डिमांड घटा दो तो उसका दाम भी धड़ल्ले से गिर जाएगा, है ना। तो वही वहां पे हुई थी, है ना। अब क्या था कि जनसंख्या बढ़ी तो खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ी। ध्यान से समझिएगा, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी, है ना।
निश्चित है, पॉपुलेशन बढ़ा तो खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ गई। और क्या था कि खाद्य पदार्थों की जब मांग बढ़ी तो इनकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, तेजी से वृद्धि हुई। और वह सबसे मुख्य खाद्य पदार्थ कौन सी था? पाव रोटी। क्या था? पाव रोटी। सबसे ज्यादा डिमांड था किसका? पाव रोटी का, है ना। अब यहां पे समझिएगा कि जनसंख्या बढ़ी, खाद्य पदार्थों का डिमांड बढ़ा, मांग बढ़ी। अब खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ी तो उसकी कीमतों में तेजी आई, ठीक। लेकिन जो कामगार थे, है ना, इनका वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। ध्यान से समझिएगा, है ना। मैंने जनसंख्या बढ़ा, खाद्य पदार्थ का डिमांड बढ़ा, है ना, दाम बढ़ा, सामान का दाम बढ़ गया, लेकिन कमाई का जरिया जो है, जो लोग कमा रहे थे, उनकी कमाई में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। जिसके कारण वहां पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। अब बेचारे खाने के लिए ये लोग परेशान हो गए हैं, है ना। और यहां पे सारा पैसा जो था वो इन्वेस्ट कहां पे होने लगा? सारा पैसा कहां पे जाने लगा? खाने पीने की वस्तुओं को खरीदने में जाने लगा, है ना। तो उस दौरान क्या हुआ कि अमीर और गरीबों के बीच की खाई जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जैसा कि आज भी है ना। क्योंकि आज भी हमारे सामाजिक व्यवस्था में आप अगर देखते हैं तो ऐसा ही देखने को मिलेगा कि एक आदमी जो इतना ही कमा रहा है ताकि वो अपने बाल बच्चों को खिला पिला सके, और एक आदमी 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमा रहा है, तो वो पैसा बचा भी रहा है ना। एक आदमी के पास आप देखिएगा कि बेचारा 2 रूम रहने के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे आदमी के पास देखिएगा कि उसके पास 10-10 कमरे खाली पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं है। तो यही चीज उस दौरान हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की बात मैं कर रहा हूं, है ना। मतलब 18वीं सदी की बात मैं कर रहा हूं। फ्रांस में ऐसी व्यवस्था थी। गरीबों और अमीरों के बीच क्या होती चली गई? खाई बढ़ती चली गई। और परिस्थितियां तब और बदतर हो जाती थी, है ना। बेचारा ये सब जो कामगार था, किसान था, वो अपने कमाई के लिए श्रम पर अथवा अपना खेती बाड़ी पे निर्भर रहता था। अब सारा इन्वेस्टमेंट इधर जा रहा है खाने पीने की वस्तुओं को खरीदने में। अब स्थिति तब और बदतर हो जाती थी जब कभी बारिश हो गया या बारिश नहीं होने के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई, उनकी फसलें खराब हो जाती थी। तो उस परिस्थिति में क्या होता था कि एक जीविका संकट आ जाता था, है ना। जीविका संकट, जीविका संकट हम लोग किसको बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, है ना। जीविका संकट किसको बोला जाए? जैसे जीविका संकट को हम लोग समझते हैं कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। हमको जीने के लिए कम से कम क्या चाहिए? भोजन तो चाहिए, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, साधारण तरीके से समझिए। तो जीविका संकट हम किसको कहते हैं? कि एक ऐसी स्थिति जब हम
ये तीनों साधनों को भी जुटा ना पाए। कौन कौन चीज? रोटी है ना, यानी कि भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और मकान, रहने के लिए घर, ये तीनों पर भी संकट आ जाए, तीनों जुटाने लायक हमारे पास पावर ना हो, हिम्मत ना हो, है ना, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? जीविका संकट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती थी फ्रांस के लोगों में, है ना, क्योंकि डिमांड बढ़ी थी, दाम बढ़े थे। दाम बढ़ा था तो उस कंडीशन में क्या था कि दाम बढ़ने के कारण सारा पैसा खर्च हो जाता था। किसान लोग बेचारा अपना उपज पर ही निर्भर था पूरी तरह से। अब उपज पर निर्भर था, कभी कभी अधिकतर पानी पड़ने से भी खेती उसका डिस्ट्रॉय हो जाता था, उपज कम होती थी, तो उन पर जीविका संकट आ जाता था। कहने का मतलब रहने खाने का कोई ठिकान नहीं रहता था, है ना। अब यहां पे इसका कनेक्शन में जोड़ूंगा, है ना। अब आगे जब हम लोग चलते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आगे जाते हैं तो इसमें मिलता है कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। फ्रांस में स्थिति गरीबों की बहुत खराब थी। वहीं से लोगों में एक व्यापक जो क्रोध था वो आया। इसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा, आप एक एक करके पॉइंट को देखते जाइएगा। टॉपिक है उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। उभरते मध्य वर्गों ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। है ना, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब यहां पर बोला उभरते मध्य वर्गों ने, क्या? उभरते मध्य वर्गों ने। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी क्रांति जो होती है वो ना सबसे नीचे वाला कर सकता है और ना ही सबसे ऊपर वाला कर सकता है। ऊपर वाला क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसको सारे सुकून चैनो आराम उसके पास अवेलेबल है। उसको क्या जरूरत पड़ गई आंदोलन करने की, उसको क्या जरूरत पड़ गई क्रांति करने की, है ना। वो तो मस्त अपना सेवा ले रहा है और सेवा दे रहा है ना, उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है। और नीचे दबे कुचले लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बेचारा अपना रोजी रोटी का साधन जुटाने में ही उसका समय खत्म हो जाता है। तो बेचारा आंदोलन में कब पार्टिसिपेट करेगा? तो कहीं भी आंदोलन अगर होता है, कहीं भी क्रांति अगर होती है तो मध्य वर्गों के द्वारा ही क्रांति की शुरुआत होती है। अब ये यहां पे बोला उभरते मध्य वर्गों ने, ध्यान रखिएगा, है ना। उभरते मध्य वर्गों ने, ये 18वीं सदी के दौरान फ्रांस का एक नया वर्ग था, है ना। ध्यान रखिएगा कि 18वीं सदी के दौरान फ्रांस में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसको मध्य वर्ग कहा गया। ये लोग क्या थे? ध्यान रखिएगा, ये क्या थे?
कि देखिएगा, फ्रांस में कुछ लोग तो किसान थे, लेकिन कुछ लोग समुद्री व्यापार करते थे। क्या करते थे? समुद्री व्यापार करते थे। और समुद्री व्यापार जब करते थे, एक देश से दूसरे देश जाते थे, कपड़ों को लेके जाते थे, और भी बहुत सारे समुद्री व्यापार जो होते हैं उसको करते थे। इसके अलावा कुछ लोग जो थे ऊन और रेशम, ऊन और रेशम, इसका व्यापार करते थे, है ना। देखिएगा मध्य वर्ग कैसे उभरा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऊन और रेशमी वस्त्रों का ये व्यापार करते थे और समुद्री व्यापार करते थे। तो इससे थोड़ा सा इनकम इनका जो था, जो आय का स्रोत था, बढ़ा। ध्यान रखिएगा, है ना। अब आय का स्रोत बढ़ा तो निश्चित ही लाइफ स्टाइल क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो लाइफ स्टाइल जब चेंज हुआ और लोग जब पढ़ने लगे, है ना, इसमें भी मान के चलिए तृतीय स्टेट में भी कुछ लोग वकील थे, कुछ लोग राजा के यहाँ काम करते थे, है ना। तो ये जो व्यापारी थे वो एक नए सामाजिक समूह के रूप में उभर करके सामने आए, है ना। और उन्होंने समाज का एक दायित्व संभाला कि नहीं, यहाँ की जो व्यवस्था है वो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग प्रशासनिक सेवा में भी थे उन्होंने एक साथ मिल करके, है ना, और आवाज उठाया और क्या बोला कि समाज के किसी भी समूह के पास, ये नए मध्य वर्गों को का कहना था, समाज के किसी भी वर्ग को जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि वो लोग भी अब आ गए थे, एक स्टेप उनका आगे बढ़ गया था, है ना। वो भी अब अपने आप को दबे कुचले नहीं समझते थे, क्योंकि उन लोगों के पास भी संपदाएं थी, उन लोगों के पास भी संसाधन धीरे धीरे आ गए थे, उन्होंने भी अच्छी खासी कमाई कर ली थी, लोग पढ़ने लगे थे, है ना, शिक्षा उनके पास आ गई थी। तो उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलनी चाहिए, है ना। और उन्होंने कहा कि समाज में हैसियत का अधिकार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। और सही बात है, इसका मैं भी समर्थन करता हूं कि जन्म से आप जो भी हो, लेकिन अगर समाज में आपका कद कैसे बढ़ता है, समाज में आपका कद तभी बढ़ेगा जब आप क्वालिफाइड हो, आप योग्य हो। योग्यता के बिना आपको किसी भी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें दो लोगों की यहां बात की गई है, ध्यान रखिएगा। जो लीडिंग कर रहे थे, जिन्होंने लोगों को जगाया, क्या नाम था उनका, सुनिएगा। 3 लोगों का नाम मैं यहां पे लूंगा। पहला जॉन लॉक,
दूसरा जॉक रूसो, और तीसरा नाम जो है वो मॉन्टेस्क्यू। ये तीनों दार्शनिक थे, है ना। इन्होंने विचार दिया, बहुत अच्छा विचार दिया, और यहीं से क्रांति खड़ी हुई। देखिए इन सबों के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। जो जॉन लॉक थे वो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। दार्शनिक कहने का मतलब कि जो अपने विचारों से समाज को प्रभावित करे, वैसे लोगों को क्या कहा जाता है? दार्शनिक कहा जाता है ना। तो जॉन लॉक जो थे वो एक अंग्रेजी दार्शनिक थे। ध्यान से देखते जाइएगा, ये सब पॉइंट है, एक नंबर ये क्वेश्चन में पूछ सकता है ना। इनको आधुनिक लोकतंत्र का जनक माना जाता है। इनको, जॉन लॉक को। फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, है ना, और उदारवाद का जनक। अगर कॉपी कलम है आपके पास तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक उनकी पुस्तक थी, द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। किनकी पुस्तक थी? जॉन लॉक की। द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बोरिंग हल्का हल्का लगता होगा, लेकिन इसको अगर समझते जाइएगा तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इसमें उन्होंने उस समय तत्काल जो राजतंत्र चल रहा था, तत्काल जो राजशाही चल रही थी, उसका इन्होंने इस बुक में घोर विरोध किया। ध्यान दीजिएगा, है ना। और बोला कि कोई भी राजा जो होता है वो जनहित के लिए होता है। राजा जो होता है वो जनहित के लिए होना चाहिए, न कि निरंकुश होना चाहिए। उसको जनता की मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, न कि जो मन में आए वो अपना करते जाए। इन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उस समय बताने की हिम्मत की। ये बहुत बड़ी बात है ना। इन्होंने बताया कि राजा जिस प्रकार का शासन अभी चला रहा है, वो शासन बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने खंडन किया कि ये शासन का कोई तरीका नहीं होता है। राजा है तो इसका मतलब वो देवता थोड़े ना है, भगवान थोड़े ना है। उनको भी एक सीमित अधिकार मिलने चाहिए, और उसी अधिकार के तहत वो लोगों के हितों को साथ में रखते हुए सरकार को चलाए और लोगों को साथ में लेके चले। लोगों का कैसे भला हो, है ना, भला बुरा दोनों सोचते हुए साथ में लेकर के चले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये इन्होंने लिखा कहां पे? द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। कौन, किसने? जॉन लॉक। इसको देख लीजिए आप। दूसरे थे ज्या जॉक
रूसो। पहले थे जॉन लॉक और दूसरे थे जिया जॉक रूसो। इनका एक, ये भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। फ्रांसीसी दार्शनिक, वो क्या थे? अंग्रेज दार्शनिक, अंग्रेजी दार्शनिक। और ये क्या थे? फ्रांसीसी दार्शनिक। अब इन्होंने सबसे पहले सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, है ना। फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिया जॉक रूसो, हम ज्यादातर इन्हें रूसो के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या बताया, ध्यान रखिएगा, सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप सबको हमने बताया आप लोगों को कि उस समय जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से निरंकुश थी। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे राजा को कोई मतलब नहीं था। लेकिन इन्होंने बोला, है ना, सामाजिक अनुबंध का मतलब क्या होता है कि एक नियम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, और उस रूल को वहां रहने वाले लोगों को भी मानना चाहिए और वहां पे शासन करने वाले सम्राट या राजा को भी मानना चाहिए, है ना। उन दोनों के बीच एक बॉन्ड हो, सरकार और पब्लिक के बीच में बॉन्ड हो, और उसी पे आधारित सरकार बने, नियमों पे आधारित सरकार बने, है ना। और उस नियम को फॉलो, है ना, पब्लिक भी करे और सरकार भी करे, है ना। और वो नियम जो होंगे वो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट पर समान रूप से लागू होंगे, है ना। किसी भी स्टेट के पास ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट पर इसका नियम लागू होगा और दूसरे किसी स्टेट पे इसका नियम लागू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। इनका एक चीज कहना था, मैन इज बोर्न फ्री, बट he chants everywhere, है ना। everywhere, बट ऐसे लिखिए, बट everywhere he is in chains। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान जन्म से स्वतंत्र है लेकिन समाज में वह बंधनों से जुड़ा हुआ है ना। समाज में बंधनों से जुड़ा हुआ है, सामाजिक बंधनों से जुड़ा हुआ है। हम लोग भी जुड़े हुए रहते हैं सामाजिक बंधनों से, जुड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि आदमी जन्म से तो स्वतंत्र होता है लेकिन जन्म होने के पश्चात धीरे 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 वो कई सामाजिक बंधनों से जुड़ता चला जाता है, कई परंपराओं से जुड़ता चला जाता है ना, कई विचारधाराओं से वो जुड़ता चला जाता है। हर जगह बंधा हुआ है वो, है ना। वो खुल के ना बोल पाता है, और सही में उस समय राजतंत्र थी, उस समय बोलने की कोई आजादी नहीं थी। और अंत में
इनका कहना था रूसो का कि सरकार जनता की इच्छा से चलनी चाहिए। चलनी चाहिए, जो कि उस समय नहीं चल रहा था, है ना। पब्लिक की इच्छा अनुसार सरकार वहां पे नहीं चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि सरकार जो बननी चाहिए, सरकार को कार्य जो करना चाहिए वो जनता की इच्छा अनुसार करनी चाहिए, उससे आगे उसको बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। और इसी पे आधारित उन्होंने बुक लिखा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा। और इसी बुक में इन्होंने बताया, ये तीनों सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव उसी में दिया था। ये भी बोला मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीथिंग एवरीवेयर ही इज इन चेंज, है ना। इसके अलावा इसी में उन्होंने बताया कि सरकार जनता की इच्छा से चलनी चाहिए। अगर वैसा आप कमेंट करते हैं तो एक दिन सिर्फ रूसो के बारे में ही आप लोग को बताएंगे। आप कमेंट करें, आपका डिमांड होगा तो उसको भी मैं बताने के लिए तैयार हूं। अब तीसरा सुनिएगा, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, और मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ, ऐसे करके कुछ नाम था, द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना। द स्पिरिट ऑफ लॉज, एक बुक लिखा उन्होंने। और इस बुक में उन्होंने सर्वप्रथम सत्ता के विभाजन की बात की, है ना। इस बुक की क्या खासियत है? सत्ता का विभाजन या सत्ता की साझेदारी। हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, इसमें पॉलिटिकल में फर्स्ट चैप्टर है ये, सत्ता की साझेदारी या सत्ता का विभाजन। और सत्ता का विभाजन में इन्होंने क्या कहा कि सत्ता को 3 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, जिसमें पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, है ना। कि जो सत्ता एक के हाथों में सिमट कर रह जाती है, राजा के हाथ में सिर्फ सिमट के रह जाती है, और राजा के हाथ में सिमटना नहीं चाहिए, बल्कि सत्ता को बांटो, है ना, लोगों के बीच उसको शेयर करो, है ना। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इसको शेयर करना चाहिए। चूंकि उस समय होता क्या था कि सारी शक्ति राजा के पास, राजा अगर कोई गलती कर दे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, राजा के लिए कोई नियम नहीं बनाता था। और अभी देखिए वर्तमान में व्यवस्था चलती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के हिसाब से। आप ध्यान से इसको समझिए कि विधायिका क्या है? जो विधान को बनाती है। विधान कहने का मतलब जो नियमों को बनाती है ना। सरकार भी उसी नियम से चलती है, उस नियम से हट करके कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल सकती है। भारत में, खास करके भारत में अगर हम इसको यूज करके देखें, है ना, तो भारत में नियम जो बनाते हैं, जैसे कौन नियम बना